सतत विकास का मतलब क्या? निरंतर विकास के ओर, जिसको विकासशील देश अभी जो है ये भारत का जो है विकासशील देश है ना भारत के बारे में यदि कहा जाए तो भारत एक सतत विकास के ओर बढ़ते कदम जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो शुरू से हम देख लेते हैं, सारा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं एक एक पर कि सतत विकास किसे कहते हैं, और है इसमें अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है ये तीनों अर्थव्यवस्था लिखा दिए हैं, क्लियर है ना, लिखा हुआ। ये सब पर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन क्लियर है मेरा। और इसमें आगे था आर्थिक नियोजन भी लिखाए हैं, प्रति व्यक्ति आय भी लिखाए हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं वो भी क्लियर लिखा दिए हैं। अब आगे बढ़े हैं, आगे चैप्टर में लिख दिए हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं? तीन। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आता है बताओ? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, यानी बता रहे थे कृषि पशुपालन के अंतर्गत लगभग जितने भी संसार के समस्त सजीव वस्तु जिसका पालन मानव करके अपना जीविकोपार्जन करता है वो हो गया। इसके बाद है द्वितीय अर्थव्यवस्था, द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब है? उद्योग है। उद्योग के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक फैक्ट्री प्लांट, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग, सब उद्योग जितना भी जो है वो सारा उद्योग इसमें आ जाता है उद्योग के अंतर्गत। तो यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या है? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी है प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक जो भी सेवा क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, अब क्या क्या है कहा जाए, बिजली विभाग में भी सरकारी सेवा है, बैंक है, बैंक कर्मी जो भी है सरकारी सेवा में, टीचर है, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यानी वो तीनों क्षेत्र क्लियर हो गया। तो जी साख की एक राशि निर्धारित करती है, साख की एक राशि निर्धारित करती है। यानी क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो बता रहे थे कि क्रेडिट पहले बैंक से क्रेडिट बनाया जाता है। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, यदि बैंक से क्रेडिट बनाता है और क्रेडिट का टारगेट होता है, उसका जो है मिनिमम उसका ट्रांजैक्शन लाख रुपया का है कि 50,000 का है कि 20,000 का है। आप क्रेडिट लिए, मानो 20,000 रुपया तुम क्रेडिट से निकाला, क्रेडिट कार्ड तुमको मिला, 20,000 से क्रेडिट किया, 1 महीना का टाइम दिया जाता है कि 2 वीक का दिया जाए, कुछ भी हो, 2 वीक हो कि महीना रोज का हो, 1 महीना का टाइम तुमको दिया बैंक, तुम क्रेडिट से पैसा निकाला और 1 महीना के अंतर्गत तुम 30 तारीख के अंदर पेमेंट करेगा। फिर 30 के बाद अकाउंट नहीं पेमेंट करता है तो ठीक है, तुमको फाइन में जाएगा, सोचेगा आज आप फाइन में जमा कर देंगे, फाइनो डाल करके, वो क्रेडिट तुम्हारा नहीं कहलाएगा। फाइन में नहीं जाना चाहिए तब क्रेडिट हुआ। 30 के 30 तारीख को पेमेंट कर दो, तब जो है लगातार क्रेडिट बनाया। फिर एक बार जो है 50,000 निकाला, 50,000 निकाल से किया, उसको भी करेक्ट टाइम पर ही, टाइम के अंदर ही तुम पेमेंट कर दिया, क्रेडिट बन गया। और तुम्हारे अकाउंट में भी बैलेंस रहना चाहिए। ऐसी नहीं है कि आप सुन कर दिए हैं, क्रेडिटे पर निर्भर, क्रेडिट उसी को दिया जाता है, आपके धनराशि को देखा जाता है, आपके अकाउंट में कैसा धनराशि है, 50,000 का है कि 1 लाख का है कि 5 लाख का है, उस आधार से बैंक उस आधार का क्रेडिट कार्ड देता है। अच्छा 5 लाख का
अमाउंट 24 घंटा ही अकाउंट में रखा है, तो उस टारगेट अनुसार तुमको क्रेडिट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब कहेगा कि है 25,000 रुपया तुमको क्षमता, आप 5 लाख का क्रेडिट दे देगा, नहीं देगा। इसीलिए कि यानी क्रेडिट से कम 2-3 गुना अकाउंट में बैलेंस चाहिए, तब ही तुम्हारा क्रेडिट मिलेगा। अच्छा चलो, क्रेडिट कार्ड ये हो गया। हाँ, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय ये हो गया था। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, ये क्या था? अब हमारी वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत देखो, हमारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत क्या सब है। कहता है हमारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत ये जो है हमारी वित्तीय संस्थाएं, चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर में हमारी वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं कुछ, कि ऑब्जेक्टिव में है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कहता है इसमें मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर, तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव को गौर से देखना और वीडियो को भी बार बार देखते रहेगा तो इसे भी तुम कंफर्म रहेगा, ऐसे भी याद हो जाएगा। वीडियो प्रतिदिन बनाना, सही बोला तुम, वीडियो बनना चाहिए। और भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट माने भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्लियर। और देखो तीसरा, बहुत जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देते हैं। इसको बार बार देखते रहना है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते रहना है। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करके तुरंत ऑब्जेक्टिव में घुसेंगे। डेली आओ, अब डेली वीडियो बनाना है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संस्थान ऐसा है, भारत का कौन सा संस्थान है जो मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी बैंक जो है, बैंक तो बहुत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई पैसा छाप नहीं सकता, पैसा नहीं छापाएगा। पैसा बनेगा, पैसा तैयार होगा, पैसा चाहे डॉलर हो, सिक्का हो, कुछ भी हो, या कागजी मुद्रा हो, जो भी मुद्रा हो वह मुद्रा RBI तैयार करती है। सभी RBI की शाखा है। जितना भी यहाँ जो है स्टेट बैंक है या अन्य पूरे इंडिया में जो भी बैंक है, सबका वो सब शाखा है। ये सब RBI हेड हो गया। और कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये बताए। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण, अधिक समय के लिए लोन कौन संस्था दे सकती है तुमको, अधिक समय तक के लिए? दीर्घकालीन उसी कहता है। दीर्घकालीन ऋण कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन ऋण जो है यह संस्था या भूमि विकास बैंक जो है, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण पर। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? भूमि विकास बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। कहता है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? तो व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन ऐसा है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अब कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14। अब तो बढ़ा होगा, राष्ट्रीयकृत बैंक बढ़ गया होगा, बहुत बैंक हुआ। और
कैसे वो हो गया होगा। अच्छा वो क्लियर निकाल लेंगे एक बार गूगल से। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है? सहकारी बैंक, कि देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, कौन चीज है? इसमें हो जाएगा महाजन। कहता है शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी। शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी। सेबी, आरबीआई, सिडबी, स्टॉक एक्सचेंज, डेयरी का है तो सेबी होगा इसमें। कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दो प्रकार के कर होते हैं टैक्स। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लेती है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दो प्रकार का कर होता है, दो प्रकार टैक्स। इसमें कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से कौन सा किसको शामिल किया गया है? तो आयकर को। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। और कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था?